जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। हमारी ये पॉलिटी सीरीज चलाई जा रही है। ये उसी कड़ी में हम आगे अपना पॉलिटी का जो चैप्टर है उसको लेकर के चलेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम संसद को लेकर के करा रहे थे। ठीक है, तो संसद में हमने अब तक आपको लोकसभा, राज्यसभा का कार्यकाल करा दिया था और लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष करा दिया था। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। आज हम आपको राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनके बारे में बताएंगे। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम ये देखेंगे कि किस किस प्रकार के अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनकी भी मैं चर्चा करूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। पहला हम देखते हैं राज्यसभा का सभापति। ठीक है, क्योंकि हमने लोकसभा का सभापति देख लिया था, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो हमने देख लिया था। अब ये हमारा है राज्यसभा का सभापति। और इसमें हमें देखो, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति नियुक्त हो जाएगा। यानी कि राज्यसभा का सभापति वही व्यक्ति माना जाएगा जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर? कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ध्यान रखना राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और एक बात और, जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो ध्यान रखना वह सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? दोबारा बताता हूं। जैसे कि किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति जी अगर अपने पद पर नहीं है, उपस्थित नहीं है या पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में उनके पद का जो निर्वहन करेंगे, यानी कि उनके पद का जो कार्यभार संभालेंगे वो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अब उपराष्ट्रपति संभालेंगे जब राष्ट्रपति का कार्यभार, तब उस समय जो सभापति का काम होता है वो उस काम को नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई? यानी कि जब राष्ट्रपति की सीट खाली होगी तो उस पर उपराष्ट्रपति बैठ जाएंगे और बैठने के बाद अब उनकी जो राज्यसभा में जो सभापति की सीट थी वो खाली हो जाएगी। ठीक है, अब उसका कार्यभार कौन करेगा? उसका कार्यभार करेगा राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, तो चलिए, तो हम एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे। पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और हम आगे देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह सभापति के रूप में काम नहीं करता है। ठीक है, यानी कि जब उपराष्ट्रपति जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो वह सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। उसे सभापति के पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया गया हो। यानी कि यदि उपराष्ट्रपति को यदि हटा दिया गया है तो राज्यसभा का सभापति भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति दो पदों का निर्वहन करते हैं। पहला भारत के उपराष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा के सभापति। यानी कि जब भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे तो ऑटोमेटिक राज्यसभा का पद भी खाली हो जाएगा। ठीक है, सभापति का पद भी खाली हो जाएगा। आगे देखते हैं, शक्ति व कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान। यानी कि जो राज्यसभा के सभापति के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के समान हैं। हालांकि कुछ मामले में लोकसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। दूसरी बात, और जो संयुक्त बैठक होती है संसद की, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है तो उसकी भी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की शक्तियां समान हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, लोकसभा अध्यक्ष की दो शक्तियां हैं जो इसके पास नहीं है। पहली, अध्यक्ष तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यानी ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष की एक शक्ति महत्वपूर्ण होती है। कौन सी? यदि किसी विधेयक को धन विधेयक बताना है तो इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, राज्यसभा के सभापति को नहीं है। दूसरी कौन सी है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है सभापति। संसद का सदस्य नहीं होता, किंतु यह भी बराबर मत होने की दशा में मत दे सकता है। देखो, कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको अभी बताया था, यानी कि
संयुक्त बैठक जो होगी तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो ध्यान रखना लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा के सभापति का कोई औचित्य नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह क्या होता है? वो संसद का सदस्य होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा का सभापति जो है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अब देखते हैं, जब उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह मत नहीं दे सकता पर कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। यानी कि जब राज्यसभा के सभापति को हटाने का विचार संकल्प मतलब यानी कि राज्यसभा यदि राज्यसभा के सभापति को हटाना चाहे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ध्यान रखना, वह क्या करेंगे? वह मत नहीं दे सकते, वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है यदि राज्यसभा के सभापति पर, ठीक है, यदि उनके हटाने का कोई प्रावधान शुरू किया गया है तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना वह क्या करेंगे? वो वोटिंग जो होती है राज्यसभा में वो वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला है वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी कि राज्यसभा के सभापति के जो वेतन भत्ते होते हैं वो संसद की जो संचित निधि होती है उससे ही दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। जब यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से वेतन नहीं मिलता, यह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन लेता है। यानी कि जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होते हैं या राष्ट्रपति के पद पर जाकर काम करते हैं तो उनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो राष्ट्रपति के ही वेतन भत्ते मिलते हैं, राज्यसभा के सभापति के वेतन नहीं मिलते हैं। ध्यान रखना, यानी कि पद चेंज होते ही जिस पद पर बैठोगे उस पद का ही वेतन भत्ता मिलेगा उसे। इतनी बात है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब एक होता है राज्यसभा का उपसभापति। देखो, राज्यसभा का उपसभापति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति क्या होता है? ये राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन जो राज्यसभा का जो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। एक और बात, राज्यसभा स्वयं अपने सदस्यों में से उपसभापति चुनती है। अगर उपसभापति का पद खाली है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से एक नया उपसभापति चुनते हैं, भाई एज लोकसभा उपाध्यक्ष की तरह। यानी कि अगर लोकसभा में यदि अध्यक्ष का पद खाली हो तो ठीक है, उसका निर्वहन कौन करेगा? उपाध्यक्ष कर लेगा। यदि उपाध्यक्ष भी ना हो तो लोकसभा के जो वरिष्ठ सदस्य होंगे उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से राज्यसभा में क्या होगा? यदि राज्यसभा में यदि सभापति नहीं है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे? उपसभापति। लेकिन अब कंडीशन फंसती है तब जब उपसभापति का पद खाली हो तो राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को चुन करके उसके पद का निर्वहन कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो 3 कारणों से अपना पद छोड़ता है। पहला कंडीशन, सदस्यता समाप्त हो जाए, यानी कि उसकी संसद की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाए। दूसरी, वह त्यागपत्र दे दे। तीसरी, संकल्प पारित, यानी उसके खिलाफ संकल्प पारित कर दिया जाए और उसे संकल्प पारित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। ये प्रोसेस होता है इसका छोटा सा, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अगला है जब सभापति ना हो तो उसकी जगह उपसभापति कार्य करता है। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई थी, यानी कि जब सभापति ना हो तो उसकी जगह उपसभापति कार्य करता है। किन कंडीशन में? जब पद खाली हो और या फिर वह अनुपस्थित हो, यानी कि उपस्थित ना हो। जब राज्यसभा का सभापति जब उपस्थित नहीं होगा या उसका पद खाली है तो इस स्थिति में उसके पद की जो कार्य प्रणाली है या फिर उसके पद की जो गरिमा है उसको कौन बना के रखेगा? राज्यसभा का उपसभापति। ध्यान रखना एक और कंडीशन, उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं है। इस पर स्टार लगा लेना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ है? नहीं। यानी कि यह कहना चाह रहा है क्या उपसभापति ये है,
सभापति ये है, यानी कि क्या उसके नीचे आता है, नीचे का मतलब नहीं है, ध्यान रखना ये इसके अधीनस्थ नहीं है, क्योंकि ये एक गरिमापूर्ण पद है। उपसभापति निर्णायक मत दे सकता है, यानी कि निर्णायक मत का मतलब क्या होता है, जब जैसे कि सदन में वोटिंग हुई और सदन में वोटिंग के दौरान यदि किसी पक्ष में और पक्ष विपक्ष के क्या वोट बराबर हुए और एक वोट की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में निर्णायक वोट भी दे सकता है, यानी जिसको देगा उसी का बहुमत हो जाएगा, यानी कि निर्णायक मत दे सकता है। जब सभापति अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है, यानी कि जब राज्यसभा में जब सभापति जब कार्य करता है तो उपसभापति जो होता है वो एक साधारण सदस्य की तरह होता है, यानी कि ज्यादा महत्व उसका नहीं होता है। संसद द्वारा वेतन भत्ते मिलते हैं, इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं, देखो राज्यसभा में एक तालिका पैनल होती है, ठीक है। इस तालिका पैनल का क्या योगदान होता है, योगदान ये होता है जैसे कि अगर सपोज डेट अगर कभी कभार प्रॉब्लम ये आ जाए कि मतलब उपसभापति का पद खाली हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसको तुरंत भरने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान तो होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान बनाया गया है। यानी कि सभापति राज्यसभा के सदस्यों के बीच से उपसभापतियों को मनोनीत करता है, जो कि सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में कोई एक अध्यक्षता करे, यानी कि सभापति ही नियुक्त करता है राज्यसभा के सदस्यों में से किसी सदस्य को, ठीक है। जब पद रिक्त हो तब पैनल में से कोई सदस्य कार्यवाही का संचालन नहीं करता, सभापति इस समय में उपसभापति की नियुक्ति करता है, यानी कि सभापति इस समय में उपसभापति की नियुक्ति करता है। मतलब एक पैनल होता है और उस पैनल में राज्यसभा के सदस्यों को चुन लिया जाता है, और जब राज्यसभा का सभापति जब नहीं होता है तो उनमें से कोई एक व्यक्ति उनके पदों का निर्वहन कर देता है। इतनी बात क्लियर रखना, ठीक है। तो चलो हम आगे देखते हैं अपना चैप्टर। अब आगे टॉपिक है हमारा अब ये है संसद का सचिवालय, ठीक है। ध्यान रखना संसद का अपने एक सचिवालय होता है। संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है, जो कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान है, यानी कि संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर बनी होती है, एक राष्ट्रपति भी होता है इसमें, ठीक है। तो राज्यसभा का सचिवालय अलग होता है और लोकसभा का सचिवालय अलग होता है, ठीक है। इनमें कुछ पद होते हैं जो दोनों में समान होते हैं। भर्ती एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि जो राज्यसभा जो संसद का सचिवालय होता है इसमें किसको भर्ती करना है, किस आधार पर भर्ती करना है, क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सब का निर्धारण कौन करेगी, संसद। संसद का सचिवालय का मुखिया कौन होगा, महासचिव। ध्यान रखना जो संसद का सचिवालय होता है इसका मुखिया कौन होता है, महासचिव। इस पर स्टार लगा लेना आप, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संसद का जो सचिवालय होता है इसका मुखिया कौन होता है, तो ध्यान रखना इसका मुखिया होता है महासचिव। अगला है स्थायी अधिकारी की नियुक्ति संसद द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा, यानी कि इसमें क्या होता है जो स्थायी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है वो संसद के सदस्य द्वारा की जाती है। इनमें कुछ अधिकारी बैठे होते हैं, ठीक है, मतलब अनुभवी लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो संसद के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब आता है सदन का नेता, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सदन का नेता। देखो सदन का नेता का मतलब क्या है, सदन का नेता का मतलब ये समझो, क्योंकि अब लोकसभा में सदन का नेता कौन होगा, लोकसभा में सदन का नेता या तो प्रधानमंत्री होगा या फिर प्रधानमंत्री जिस मंत्री को नियुक्त करे वह व्यक्ति सदन का नेता होगा। लेकिन राज्यसभा में कैसे होगा, अब राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ही नियुक्त करेंगे किसी व्यक्ति को। बात क्लियर हुई, यानी कि सदन का नेता या तो स्वयं प्रधानमंत्री बन सकते हैं या प्रधानमंत्री नहीं चाहे तो किसी मंत्री को, लोकसभा में ही किसी मंत्री को सदन का नेता बना सकते हैं। अब देखो एक मिनट, क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि सदन के नेता की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री। देख लो सदन का नेता प्रधानमंत्री यदि वह लोकसभा का सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत, यानी कि सदन का नेता होता है या तो प्रधानमंत्री होगा या फिर लोकसभा का कोई मंत्री होगा जिसे प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया सदन के नेता के रूप में, वही होगा। अगला है
यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन बनेगा कि सदन का नेता कौन होता है निम्न में से, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा का सभापति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री ना हो तो लोकसभा का मंत्री। बात क्लियर हुई? इतनी बात आपको याद रखनी है। और अगली बात, यदि राज्यसभा के संदर्भ में पूछे तो राज्यसभा में जो सदन का नेता होता है वह होता है, उसे भी प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। आप इस बात को यहां कहीं लिख लेना या कहीं नोट कर लेना। राज्यसभा में सदन का नेता वह मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर, इस पर स्टार लगा लेना, यानी कि राज्यसभा में जो सदन का नेता होगा वह कौन होगा, जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अब आता है विपक्ष का नेता की बात आती है। विपक्ष, देखो विपक्ष का नेता जो होता है ये काफी महत्वपूर्ण पद माना जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण पद इसलिए माना जाता है क्योंकि इस विपक्ष के नेता को एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा जाता है। अब वैकल्पिक प्रधानमंत्री का मतलब कैसे? ऐसे, वर्तमान में एक प्रधानमंत्री है, ठीक है, कौन है, एक पार्टी है और वो पार्टी क्या है, जीत कर आई है बहुमत में, उसने सरकार बनाई है और उसका एक प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक विपक्ष का नेता भी होता है जिसकी अपनी कैबिनेट होती है, अपने मंत्री होते हैं और एक प्रधानमंत्री होता है। यानी कि एक, आप ये कह सकते हो, मतलब एक तो ओरिजिनल और एक उसी की फोटोकॉपी। जो विपक्ष बैठा होता है वो किस लिए बनाया गया था ये पद? देखो हमको इस बात पर गौर करना है कि ये विपक्ष का नेता का पद क्यों बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था यदि किसी कारणवश जो वर्तमान की सरकार है वह क्या करे, उसका विघटन हो जाए, ठीक है, और या फिर प्रधानमंत्री की कोई मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे प्रधानमंत्री, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक ऑप्शन रहना चाहिए जो तुरंत कार्यभार संभाल ले, ठीक है, उस पूरी मंत्रिपरिषद का एक दूसरा मंत्रिपरिषद कार्यभार संभाल ले। इसलिए विपक्ष के नेता का पद संविधान में बनाया गया था। अब एक बात देख लो, यहां पे हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। आइवर जेनिंग्स ने इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। वैकल्पिक प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, एक दूसरा ऑप्शन रहता है संसद में। यानी कि यदि वर्तमान प्रधानमंत्री की स्थिति खराब होती है या फिर पद पर त्यागपत्र देते हैं या फिर कोई और घटना घटती है जिस पर ये ना रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये दूसरा विकल्प बना रहता है। तो इस पर स्टार लगा लेना। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा सदन जो विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री किसके द्वारा कहा गया था, तो ध्यान रखना आइवर जेनिंग्स के द्वारा। दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, दोनों सदन होते हैं, लोकसभा में एक विपक्ष का नेता होगा, इसी प्रकार से एक राज्यसभा में विपक्ष का नेता होगा। क्योंकि ध्यान रखना जो लोकसभा होती है इसमें क्या होता है, एक ही पार्टी के सदस्य नहीं होते, कई सारी पार्टियों के सदस्य होते हैं। क्योंकि देखो सपोज करो, क्योंकि सर्वाधिक सदस्य तो उसी के होंगे जो सरकार उस समय होगी, लेकिन कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी होती हैं जिनके सांसद वहां बैठे होते हैं। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया है, वो बताऊंगा मैं। दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है और लोकसभा में सदन विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें से करीब होने चाहिए। ध्यान रखना, जो वर्तमान में 2021 में विपक्ष की कोई पार्टी नहीं है। क्योंकि क्या रीजन है विपक्ष के लिए? विपक्ष के लिए यह है, इस पर स्टार लगा लेना, ध्यान रखना, सदस्य के कुल सदस्यों के 10वें मतलब 1/10 सदस्य अनिवार्य हैं। यानी कि जो कुल सदस्य जो हैं लोकसभा में, कुल सदस्यों का 1/10 यदि आप सीटों को प्राप्त कर लोगे तो आप विपक्ष के नेता बन जाओगे, नहीं तो विपक्ष के नेता नहीं बनोगे। लेकिन यदि हम 2021 की इस समय प्रेजेंट की बात करें, करंट की बात करें, तो इस समय क्या हुआ था, जो वर्तमान सरकार है उसके अगेंस्ट में किसी दूसरी पार्टी को इतनी सीट मिली ही नहीं कि वो अपना विपक्ष का नेता बना पाते। इस समय विपक्ष का नेता कोई नहीं है, लेकिन सरकार ने कई बार ये बोला है कि बेशक विपक्ष का नेता नहीं है, लेकिन फिर भी हम व्यवहार इस तरीका से करेंगे कि आपको कमी महसूस नहीं होने देंगे कि विपक्ष का नेता होना ही चाहिए था। हम सबका सम्मान करेंगे, सबका आदर करेंगे और सबकी विचारधारा को कोशिश करेंगे हम अपनी नीतियों में लागू करें। ठीक है, तो ये वक्तव्य थे भारत के प्रधानमंत्री के। तो आपसे यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना, यहां पे इशारा लगा लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विपक्ष के नेता बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए या फिर क्या क्राइटेरिया है। ध्यान रखना, कुल सदस्यों का 1/10
यानी कि जो जितने सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य अगर जीत कर पहुंचे हैं, सांसद बने हैं, तो वह क्या करेंगे, अपनी एक सरकार बना लेंगे, एक वैकल्पिक सरकार अपनी बना लेंगे। ठीक है, इनके कार्य क्या है, देखो कार्य सुन लो इनके, देखो क्यों महत्वपूर्ण है, इनके कार्य से आपको क्लियर हो जाएगा महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना, यानी कि जो सरकार के कार्य हैं, यानी कि सरकार क्या कार्य कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उनकी आलोचना करना, लेकिन उचित ढंग से। बात आई समझ में। आगे है, वेतन भत्ते कैबिनेट मंत्री की तरह मिलते हैं। यहां से इस पे स्टार लगा लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विपक्ष का जो नेता होता है उसको वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, ध्यान रखना। तो उसको वेतन भत्ते उतने मिलेंगे जितना कैबिनेट मंत्री को जो वेतन भत्ता मिलेगा, वही वेतन भत्ता विपक्ष के नेता को मिलता है। इस पर स्टार लगा लेना आप, ठीक है, इस पर स्टार लगा लेना कि वेतन भत्ते जो मिलते हैं उतने मिलेंगे जितने एक कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं। बात क्लियर हुई। अब हम आगे देख लेते हैं। अब बात आती है, एक होता है विहिप, इधर देखो दिख रहा होगा आपको, ये होता है विहिप। एक मिनट, ठीक है, विहिप या सचेतक, इसको याद रखना। एक होता है विहिप या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सचेतक। तो ध्यान रखना, विहिप का उल्लेख ना तो संविधान में है और ना तो संसद के नियमों में। यानी कि जो विहिप शब्द है सचेतक, इसका ना तो संविधान में कोई उल्लेख है और ना ही जो संसद की जो नियमावली है उसमें उल्लेख है। आखिर इसकी भी जरूरत क्या है? तो ध्यान रखना, विहिप एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। यानी कि लोकसभा में जितनी पार्टियां होंगी उन सबका एक एक विहिप होगा। अब विहिप करता क्या है? ध्यान रखना, विहिप एक गाइडर की तरह काम करता है। यानी कि विहिप अपनी पार्टियों के जो सदस्य हैं उनको निर्देश देता है कि आपको इतने समय और हमको ही समर्थन देना है। ऐसा नहीं है कि आप हमारी पार्टी के हो और समर्थन किसी और को दो। तो वो विहिप पहले ही सचेत कर देगा कि आपको इन इन समय आना है और यहां पर आपको बहुमत देना है और वो भी हमारे पक्ष में। ध्यान, तो यही कार्य है इसका। तो देख ले तो एक बार, प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में अपना विहिप रखती है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी कि हर पार्टी का अपना एक विहिप होता है। कार्य क्या होता है? वह सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेवारी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दों के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करे। सदस्य विहिप के निर्देशों का पालन करते हैं। यानी कि विहिप क्या करता है? विहिप दिशा निर्देश देता है कि आपको कितने समय और कब, ठीक है, और हमको ही समर्थन करना है। यानी कि अगर सपोज करो यदि ए कोई पार्टी है, यदि ए पार्टी को उसका जो विहिप होगा वो सबको निर्देश करेगा कि आपको जो मतदान करना है, बहुमत देना है, वो हमको ही देना है। ठीक है, आपको हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं जाना है। तो ये बात क्लियर हुई। यानी विहिप आपसे पूछा जाएगा कि विहिप का संविधान में उल्लेख है कि नहीं उल्लेख है, इसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। ध्यान रखना, हर पार्टी अपना एक विहिप चुनती है। विहिप काम क्या करता है? विहिप क्या करता है? दिशा निर्देश देता है अपनी पार्टियों के सदस्यों को कि आपको जो कुछ भी बहुमत देना है, मत देना है, वो हमारी पार्टी में ही देना है। इतनी बात क्लियर होगी आपकी। हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला हम कराएंगे वो आपको जो संसद की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं हम उनके बारे में कराएंगे।
तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में टॉपिक वो आ नहीं पाएगा, बड़ा टॉपिक है। जैसे कि आपको मैं विघटन बताऊंगा, स्थगन बताऊंगा, 17 बताऊंगा, ठीक है, ये बड़ा टॉपिक है और इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप हम इस वीडियो को यहीं पर आप खत्म करते हैं, हम अगली वीडियो में हम करते हैं इस टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। चलिए।